Good morning, students. Today we are going to do the fourth chapter in history, that is, in the earliest cities. In the previous chapters, we studied about the development of mankind right from the time when he was living a nomadic life in the forest to the time he started living a settled life due to the development of agriculture. Now, in this chapter, we'll get an idea about what is a civilization and also study about the Indus Valley civilization, which is one of the oldest civilizations. First of all, let us understand what is a civilization. The word civilization comes from the Latin word civis, which means someone who lives in a town. जब कुछ लोगों का ग्रुप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी एक जगह यानी विलेज, सिटी या तो फिर एक टाउन में रहते हैं तो वह सिविलाइज्ड होते हैं। ऐसे ग्रुप में कॉमन लॉज होते हैं, कॉमन कल्चर होता है जिसे सभी फॉलो करते हैं। ऑक्यूपेशंस भी डिफाइंड होते हैं, मतलब कि सबको पता होता है कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन करता है। वो वीवर है या तो फिर पॉटर है या तो फिर फार्मर्स है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, दे नो अबाउट देयर ऑक्यूपेशन। सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस बहुत ही वेल प्लान्ड होते हैं और हर एक इंडिविजुअल का रोल वेल डिफाइंड होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट सिविलाइजेशंस रिवर्स के पास पाए गए हैं क्योंकि रिवर्स से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिलता है, लैंड फर्टाइल होती है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो इंडस रिवर वैली में था, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। कभी कभी हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट that was discovered in the Indus Valley civilization. Now let us see the extent of the Indus Valley civilization. Initially archaeologists ये बिलीव करते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही छोटे एरिया में सीमित है, मगर जब फर्दर एक्सकेवेशंस हुए तो ये पता चला कि सिविलाइजेशन तो बहुत फैला हुआ है। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया के हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। A number of sites have been discovered in these places. मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा इस सिविलाइजेशन के टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे। इन सिटीज़ को हम ट्विन कैपिटल्स भी कहते हैं। अदर फेमस साइट्स आर चन्हूदारो, कोटदीजी एंड अमरी इन पाकिस्तान, रूपर इन पंजाब, बनावाली इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान एंड लोथल, रोजड़ी, ढोलावीरा, रंगपुर एंड गोलाधारो ऑल इन। चलो तो अब हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग कैसे थे। किसी भी सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग से ही पता चलता है कि वह सिविलाइजेशन कितना एडवांस्ड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत ही परफेक्ट थी। इसी सिविलाइजेशन के सिटीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड था। कई सिटीज़ ऐसे भी थे जो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लेकिन ऐसे सिटीज़ कम थे।
सिटीज़ का जो वेस्टर्न पार्ट था वो एक रेज्ड ग्राउंड यानी ऊंचाई पर था। उसको सिटडेल या तो एक्रोपोलिस का नाम दिया गया था। यह एरिया एक हाई ब्रिक वॉल से सराउंडेड था। ये हाई ब्रिक वॉल उस सिटी को फ्लड से प्रोटेक्ट करती थी। जो एनक्लोज्ड एरिया था उसमें पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ये अनुमान लगाते हैं कि इस एरिया में यानी कि सिटाडेल एरिया में रूलिंग क्लास, प्रीस्ट्स और रिच मर्चेंट। टाउन्स का जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर टाउन कहलाता था। वो था तो बड़ा मगर सिटाडेल से लोअर हाइट पर था, इसीलिए लोअर टाउन कहा जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कॉमन पीपल रहते थे। जगह ज़्यादा थी पर लोअर लेवल पे थी और यहाँ हाउसेस भी लोअर लेवल पे बने हुए थे। इस सिटीज़ के रोड का प्लानिंग एक्सेलेंट था। स्ट्रीट्स ग्रिड की तरह बनाई गई थी। मेन स्ट्रीट और बाई लेन्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी। इसी तरह हर सिटी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह डिवाइडेड था। स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स राउंडेड थे ताकि बड़ी बैलगाड़ियाँ आसानी से टर्न ले सके। ये स्ट्रीट विंड डायरेक्शन देखकर बनाई गई थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू chapter number 23, that is comprehension. You might be aware of what a comprehension is, and you are going on doing it since standard 4th. So today we'll try to understand the meaning and the guidelines that we should follow while reading and interpreting a comprehension. The word comprehension is the noun form of the verb to comprehend, which means to understand completely. Thus, comprehension writing. What is comprehension writing? Let us see. It is the understanding and interpretation. Means we must first understand what is written and then interpret it of what we have read. To interpret the comprehension, we need to answer the questions that are given in it. To be able to accurately understand the written material in a comprehension, children need to be able to decode what they read, means to understand the real meaning of what they have read. Then, after reading it, to make connections between what they read and what they already know, and think deeply about what they have read. So, if we see in short the aim of comprehension, the aim of making the students write a comprehension is to test the ability of a student to read and understand a passage. On the basis of the content, some questions have to be answered at the end of the passage within a limited time. One should be able to understand the subject the passage deals with. The following guidelines should be kept in mind while reading a passage for comprehension. First of all, read the given passage carefully and try to understand the main subject it deals with. Note the important points in your mind. Note down what the comprehension tries to tell you. Look for an answer to each question and write it in a brief manner. There is a list of questions that is given under each paragraph of a comprehension. So you must look for the answer to each of those questions which are given. The answer should be written in your own words, and if
In case if you do not understand a particular word, then read the passage again to understand its meaning in the given context. Try to understand the real meaning, and then the interpretation will be in the form of the answers that you write about from the questions that are given under the passage. This is something about comprehension.